Hello everyone, I welcome you all once again to DEA Daily Editorial Analysis by Manish Sir from ISRO Academy। मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ISRO Academy के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और DEA पे। DEA, as you know, this is the name by which my session is going to be known for in the coming episodes. So I welcome you all once again. Today is 14th of August and we are going to do the editorial analysis of one of the वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको मैं लेके आया हूं, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू ऑल कि आज हर बार की तरह, हर क्लास की तरह हमें करना क्या है। इस क्लास में भी हमें कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे पिछले क्लास के एंटोनिम्स सिनोनिम्स को हमें ध्यान देना है। मैं भी स्क्रीन पर से लेके आऊंगा। यू मस्ट ऑल मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट ऑफ इट। आप उसको नोट्स बना लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, लेकिन उसको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो let's start and these are the synonyms। एक्चुअली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इतने ज्यादा हो गए थे कि मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सिनोनिम्स को दो स्लाइड्स में पढ़ना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, वहां पर भी सिनोनिम है, उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। There it is. The synonym, the second synonym, actually not the second synonym, but the rest of the synonyms from the first page। पिछले पेज से जो बचे हुए synonyms हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। Swayed, adroit, ponder। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो जाइए देखिए। कल मैंने इन सारे वर्ड्स के बारे में मीनिंग उसकी डिस्क्राइब की है, मीनिंग के बारे में बात की है, और आज हमने उसके एंटोनिम सिनोनिम के बारे में बात करनी है। तो एंटोनिम सिनोनिम ज्यादातर आप लोग को रट्टा ही मारना होगा, उसको समझने का खैर समझ तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको हर एक के सिनोनिम में जाकर के समझ सके। तो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू नो ऑल ऑफ इट एंड लर्न बाय हार्ट। ठीक है, तो चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। वही वर्ड्स हैं, खाली उसके एंटोनिम्स और एंटोनिम्स दो पार्ट्स में अगेन आएंगे जैसे सिनोनिम्स आए थे। तो स्वेड, एड्रॉइट, पॉन्डर, फिर से उसके एंटोनिम्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड इन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम इज दिस। सो मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ इट। बार बार कह रहा हूं क्योंकि जो भी सीरीज चलती चली जा रही है, अब ये चलती चली जाएगी ना। अब फिर ये शब्द दोबारा आएंगे नहीं आएंगे आपके सामने, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, जितनी भी नॉलेज मिलती जा रही है, प्लीज उसको लेते जाइए। ठीक है, तो अब एंटोनिम सिनोनिम के बाद क्या आता है सबको याद होना चाहिए। जल्द ही लाइव आने वाला हूं इस सेशन को लेकर के, तो सबको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि एंटोनिम सिनोनिम के बाद क्या आने वाला है। एंटोनिम सिनोनिम के बाद आने वाला है ऑब्वियसली पिछले एडिटोरियल सेशन के ऊपर बेस में कुछ क्वेश्चंस। सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा पार्ट नहीं है, इसको आपको अगेन अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करेंगे? इनको अटेम्प्ट करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियो के उसमें आप पेस्ट करिए। आप जितना ज्यादा उसमें आंसर देंगे मैं उतना ज्यादा आपको रिप्लाई दूंगा। आप अपने आप को असेस भी कर सकते हैं। और एक और चीज के लिए माफी चाहूंगा कि कल एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, एसएस में एस नहीं था, तो प्लीज डोंट माइंड इट। ठीक है, इट्स लेट्स असेस योरसेल्फ। तो 5 क्वेश्चंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अटेंड करिए अभी, तुरंत जाकर के पॉज करिए और जाकर के उसको नीचे आंसर को पेस्ट करिए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, सो लेट्स क्लियर इट ऑल एंड लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। एक बच्ची ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया एंड आई एम ऑब्लाइज्ड दैट आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दैट फीडबैक, और मुझे फीडबैक काफी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ फीडबैक होगा, तो आई वेलकम ऑल देयर फीडबैक्स। प्लीज 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 अगर आपको कुछ भी लगता है कि अब इसमें कुछ चेंज कर सकता हूं अपने सेशन में, तो डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गर्ल हु गेव मी दैट फीडबैक। उसने बोला कि सर पहले मुझे वोकैबुलरी को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद पैसेज को एक्सप्लेन करिए। दो what I was doing previously was मैं उसके पहले दोनों वोकैबुलरी और जो ये आर्टिकल का सेक्शन था, दोनों को एक्सप्लेनेशन और वोकैबुलरी दोनों साथ लेके चल रहा था। लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, इस चेंज को अप्लाई करके देखता हूँ। इफ इट सूट्स यू ऑल देन देयर इज नो इशू विद मी। ठीक है, तो पहले हम लोग वोकैब्स को करते हैं और मैंने कोशिश की कि छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दूं। तो छोटे छोटे सेक्शंस में बांटने के बाद 4, 5, 6 इतनी वोकैबुलरीज हर सेक्शन से निकल करके आ रही है। ठीक है, तो इस सेक्शन में जो मेरी वोकैबुलरी, जो हमारी वोकैबुलरी होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हियर इट इज, राइट बाय बर्थ। ओके, लेट मी गेट द पेन, आई गॉट अ पेन। ओके, कह रहा है एक्सक्यूज मी, हियर इट इज, कंपैरिजनरी। अब पहली चीज, कंपैरिजनरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये शब्द क्या है। ये हो सकता है बहुत ही नया शब्द हो कई लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भी है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे। तो आज कंपैरिजनरी के बारे में जानते हैं। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं कंपैरिजनरी। कंपैरिजनरी का मतलब होता है जॉइंट हेयरशिप। हेयर का मतलब होता है वो बाल वाला हेयर नहीं, HEIR। देखिए यहाँ पे दो शब्द होते हैं, HAIR एंड HEIR।
ये हेयर ये बाल वाला होता है, और HEIR जिससे जैसे कि आप किसी भी संपत्ति के मालिक बनते हैं अपने माता पिता से होकर के, तो उसको हम लोग हेयर कहते हैं। ठीक, तो हेयरशिप यानी कि संपत्ति का मालिक बनना, किससे? अपने माता पिता से या अपने पुराने पैतृक लोगों से। ठीक, तो जॉइंट हेयरशिप मतलब कि 2 लोग 3 लोग जब एक साथ उस संपत्ति के मालिक बनते हैं तो वैसी को हम लोग कोपैशनरी कहते हैं। ठीक, तो ये जो पैसेज है ये उसी के बारे में है। एक रिसेंट रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कुछ जो मिस इंटरप्रिटेशन थे पहले के रूल के बारे में, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके एक रूलिंग दी है, उसी रूलिंग के बारे में। तो पहले इन 4 शब्दों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पैसेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कोपैशनरी, जॉइंट हेयरशिप, एंसेस्ट्रल, हिंदी में लिख दिया पैतृक। देखिए, जो शब्द बच्चों को जैसे समझाना चाहिए मैं वैसे ही लिखूंगा, तो हर शब्द को मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, कुछ ही को लिखूंगा जो बच्चे आराम से समझ जाएं। इजी वर्ड है, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक। एनॉमली का सिंपल भाषा में अगर बात करूं, हालांकि आप एक्सप्लेनेशन काफी लंबा दे दिया मैंने, सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो एनॉमली का मतलब होता है एरर मतलब गलती, जो भी गलती हो जाए उसको हम लोग एनॉमली कहते हैं। ये एक टेक्निकल वर्ड है, ज्यादातर टेक्निकल चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है कि एनॉमली आ गया, डेटा एनॉमली आ गया, तो एनॉमली मतलब गलती हो गई है। ठीक, लेकिन उसकी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो लिखा है समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। तो मतलब जो भी चीज आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि उससे कुछ भिन्न हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? गलती हो गई ना, ऑब्वियसली। तो स्टैंडर्ड, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड, जो भी आपकी उम्मीद है उससे अलग हो जाना, डेविएट कर जाना। ठीक है, पाथ चेंज कर लेना। वर्डिक्ट, एंड उसका मीनिंग क्या है? निर्णय। देखिए, वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है जो हम लोग को कई बार ट्रबल दे देता है, और वो कौन सा है? जजमेंट। ठीक है, JUDGEMENT। ठीक है, अब जजमेंट, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा लीक हो रहा है। जजमेंट और वर्डिक्ट में एक स्पेशल डिफरेंस है डियर, सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जजमेंट, सिंगल जज जब जजमेंट देता है उसको लोग जजमेंट कहते हैं, लेकिन जहां पर भी बहुत सारे जज यानी कि जूरी मिलकर के जजमेंट देते हैं उसको लोग वर्डिक्ट कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस किसमें? जजमेंट और वर्डिक्ट में। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर वी शैल बिगिन विद आवर आर्टिकल फॉर द टुडे। तो कह रहा है राइट बाय बर्थ, तो राइट का मतलब क्या हुआ? अधिकार, बाय बर्थ मतलब जन्म से। ठीक है, तो ये जन्म से अधिकार के बारे में एक पैसेज है जिसको जो है क्या मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है एससी डिसीजन ऑन कोपैशनरी राइट्स ऑफ वुमेन इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब पूरा पैसेज देखिए इस बारे में है कि वुमेन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस पहले नहीं मिलता था, फिर उसके लिए एक लॉ पास किया गया, फिर 2005 में फिर उसका एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गया जिसके चलते बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स उसमें अराइज हो गई। तो उसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद उसमें अच्छी सी एक अभी डिसीजन दिया है, उसी डिसीजन के बारे में ये राइट है, तो सॉरी ये आर्टिकल है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं उसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक, कह रहा है एससी डिसीजन ऑन कोपैशनरी राइट्स ऑफ वुमेन आर इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि एससी ने जो डिसीजन दिया है किस चीज पे? कोपैशनरी राइट्स पे। किसके? वुमेन के, मतलब कि अपने पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार जमाने के जो राइट्स हैं किसके? वुमेन के। ये किस चीज में? इन लाइन विथ। देखिए, इन लाइन का विथ का मतलब क्या होता है? कड़ी में, मतलब कि बोलते हैं ना किसी कड़ी में मैं एक काम को करने के लिए कड़ी में जाना। कह रहा इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का ये एम है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेगी। ठीक, अब वो अचानक से तो होगा नहीं कि सब कुछ तुरंत फटाफट चेंज कर दिया, दोनों को इक्वल ला दिया। उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में बार बार करना पड़ रहा है हमें, तो उस स्टेप में, उन स्टेप्स में से एक स्टेप क्या है? ये कोपैशनरी राइट्स को देना। किस चीज को करने के लिए? डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। तो इन लाइन विथ मतलब उस कड़ी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The latest decision of the Supreme Court on the right of Hindu daughters to ancestral property corrects on an obvious anomaly in the interpretation of a crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। देखिए, ये जो सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में हुआ था, और इसके तहत कुछ रूलिंग की गई थी कि हाँ ये मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये उसी के बारे में एक एक्ट है। ठीक है, अब उसका जो अमेंडमेंट हुआ था, मतलब उसमें बदलाव किया गया था। अमेंडमेंट मतलब किसी भी लॉ में, कानून में जब बदलाव किया जाता है उसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, और वो कब हुआ था? 2005 में। अब वो कह रहा है कि लेटेस्ट डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है किस चीज में? हिंदू डॉटर्स के राइट को लेकर के। ठीक, किस चीज में राइट? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, मतलब कि उनका भी अधिकार है किसमें? पैतृक संपत्ति में। एंसेस्ट्रल मतलब पैतृक। ठीक,
करेक्ट्स एंड ऑब्वियस एनोमली। ऑब्वियस का मतलब जो जग जाहिर है, जो दिख रहा है कि ये 100% गलत है, उस चीज को करेक्ट कर दिया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे करेक्ट किया है? जो अभी जो निर्णय दिया है उसमें, तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखने वाली है। 2005 में अमेंडमेंट हुआ था, 1956 का ये एक्ट है, और उसमें एक रीसेंट डिसीजन दिया है अभी हाल फिलहाल में किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने क्या किया है? वो जो उसमें गलती थी, जो सबको दिख रही थी, उस चीज को एकदम सही कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या गलती है, किस बारे में है। The verdict settles the question whether the compassionate rights of daughters comes into effect. अब वर्डिक्ट जो है, जो फैसला उन्होंने दिया है, वो सेटल कर देता है, मतलब सब कुछ फिक्स कर देता है, सब कुछ सही कर देता है। क्या क्या सही करता है? सवाल है, एक सवाल है कि क्या compassionate rights of daughters, मतलब कि डॉटर्स को अपने ancestral property, मतलब अपने पैतृक संपत्ति में जो राइट्स हैं वो comes into effect। देखते आगे क्या है। Only if the father through whom they claimed that the right was live on the day the amendment came into force। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक क्वेश्चन उठा हुआ था कि ज्यादातर लोग उसको मिसइंटरप्रेट करने लगे थे कि अगर किसी गर्ल को शादी के बाद अपने पैतृक संपत्ति में कुछ चाहिए, कोई अगर क्लेम करना है कि मुझे नहीं, मेरे प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, तो उस केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी कि अगर जिस दिन लॉ पास हुआ था, यानी 2005 में, उस दिन के पहले तक या उस दिन तक उस लेडी के पिता, यानी कि जो उसके मेन, जिसके थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, वो जिंदा होने चाहिए। तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन था। अगर वो जिंदा है तब मिलेगी, अगर वो जिंदा नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक, अब इस वाले सेक्शन को शुरू करने से पहले हम लोग पहले वर्ड्स को जान लेते हैं। देखिए, कॉन्फर पढ़ते हैं इसको। कॉन्फर का मतलब होता है ग्रांट। ग्रांट करना मतलब किसी को अलाउ कर देना या किसी को दे देना, दान कर देना, अवॉर्ड कर देना। ठीक, ग्रांट कर देना, कॉन्फर कर देना। एग्जिस्टेंस जानते ही हैं, अस्तित्व। अस्तित्व मतलब हिंदी में अस्तित्व हो गया, इंग्लिश में किसी भी चीज का होना, दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंस। ठीक, मिस इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, इंटरप्रिटेशन में और इससे जुड़ा हुआ कुछ शब्द है, इंटरप्रिटेशन, INTERPRETATION। ठीक है, स्पेलिंग को भी ध्यान दीजिएगा, एसएससी एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। तो इंटरप्रिटेशन का जो मीनिंग होता है, वो किसी भी चीज को जो कोडेड फॉर्म में हो, उसको हम लोग, जब कोडेड भी ना हो लेकिन ऐसे लैंग्वेज में लिखा हो जो नॉर्मली कोई नहीं समझ पाता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं? लोग इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, तो इंटरप्रेट मतलब उस चीज को समझना, और मिस इंटरप्रिटेशन मतलब उसको गलत तरीके से समझ लेना। तो एक मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब गलत तरीके से समझ लेना। तो द एक्शन ऑफ इंटरप्रेटिंग समथिंग रॉन्गली, गलत तरीके से समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। तब कह रहा है कि वो वुमेन को वो राइट तभी मिलेगा जब अमेंडमेंट जिस दिन आया उस दिन पिताजी जिंदा रहे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एपेक्स कोर्ट हैज नाउ कैटेगरीली, तो उस चीज को चेंज करते हुए अब एपेक्स कोर्ट ने क्या किया? एपेक्स कोर्ट कौन है? एपेक्स कोर्ट है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एपेक्स मतलब सर्वोच्च, यानी कि सबसे ऊपर, तो एपेक्स का मतलब सबसे ऊपर होता है। ठीक है, हैज नाउ कैटेगोरिकली मतलब उसको अलग अलग कैटेगरीज बना करके इस चीज को डिफाइन किया है कि नहीं, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये ऐसे ही डील किया जाएगा। ठीक, रूल मतलब निर्णय दे दिया दैट द डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स। तो जो मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा था कि जब वो पिताजी जिंदा रहेंगे, किस दिन तक? जिस दिन तक ये अमेंडमेंट आया था 2005 में, तभी गर्ल्स को या वुमेन को उनके राइट्स मिलेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनके राइट्स मिलेंगे। लेकिन इस बार क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज कर दिया है। अब उसको क्या कर दिया? फ्रॉम देयर बर्थ, मतलब कि अगर वो उस फैमिली में पैदा हुए हैं तो उस फैमिली में पैदा होते ही उनके राइट्स चालू हो गए, मतलब उस प्रॉपर्टी में उनके राइट्स पैदा, जैसे कि मेल का होता है वैसे फीमेल मेंबर्स का भी होगा फ्रॉम बर्थ। ठीक है, फ्रॉम द बर्थ एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर सच एज एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर्स। फादर के जिंदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अब इसको मैं दूसरे अगर शब्दों में समझने की कोशिश करूं तो इट हैज रिजेक्टेड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है दैट द कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन, मैंने बात की कि जो एक कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन बन गया था, दैट ओनली daughters of co-passioners who were alive on that day could get an equal share in property। तो ये जो बना हुआ था कि जिस दिन अगर वो जिंदा होंगे उस दिन को तभी मिलेगा प्रॉपर्टी में शेयर, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इस बात को टोटली उन्होंने खारिज कर दिया है। ठीक है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज राइटली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कोर्ट ने 100% श्योरिटी के साथ इस बात को मान लिया है दैट द अमेंडमेंट कन्फर्ड इक्वल स्टेटस एज अ कोपैशनर ऑन डॉटर्स इन हिंदू फैमिलीज गवर्न्ड बाय मिताक्षरा लॉ। अब देखिए, समझिए,
कह रहा है कि द कोर्ट हैज राइटली रिकॉग्नाइज, मतलब कि कोर्ट ने एकदम मान लिया है कि जो अमेंडमेंट हुआ था कब 2005 में, वो कन्फर कर रहा था, कन्फर मतलब ग्रांट कर रहा था, क्या ग्रांट कर रहा था, इक्वल स्टेटस मतलब बराबरी का स्टेटस, किसको, एज अ कोपैशनर ऑन डॉटर्स, मतलब डॉटर्स को इक्वल स्टेटस ग्रांट कर रहा था इन हिंदू फैमिलीज, मतलब जितने भी हिंदू फैमिलीज हैं जो कि गवर्न होते हैं किससे, मिताक्षरा लॉ। ठीक, अब ये गूगल जाइए करिए मिताक्षरा लॉ क्या है, जीएस वाले सर से सुन लीजिएगा, मिताक्षरा लॉ के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि द कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि वो इक्वल स्टेटस ही मिलेगा और वो अमेंडमेंट बिल को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था आज तक। ठीक है, और मिताक्षरा लॉ से ही इंडिया हिंदू फैमिली जो गवर्न होती है उनको उसी के तहत इक्वल स्टेटस मिलेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एंड दिस राइट मतलब कि वो राइट अक्रूड बाय बर्थ। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अक्रूड। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, देखिए कोई भी चीज अगर धीरे धीरे इकट्ठा होती है और आपको मिलने वाली होती है, या फिर मैं कहूं ड्यू होता है, ठीक, तो उसको हम लोग अक्रूड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट खुलने के बाद तो जब आप जैसे अकाउंट खुलाते हैं उसमें पैसा जमा करते हो, वो पैसा तुरंत आपको पैसे देने शुरू करते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और एक समय के बाद वो इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो कोई भी चीज जब एक समय के बाद इकट्ठा होती है यानी ड्यू हो जाती है, उसको हम लोग एक्रूड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिकार है वुमेन का वो एक्रूड बाय बर्थ है, मतलब कि वो उसको बचपन से मिलेगा, इसमें कोई और उसमें स्पेशल फीचर नहीं है कि नहीं इसके बाद या उसके बाद, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही फीचर है कि वो बर्थ से ही उसको मिलेगा। ठीक है, ओके, द चेंज केम इनटू इफेक्ट, सॉरी पहले हम लोग वोकैब्स को देख लेते हैं। अक्रूड मतलब ड्यू हो जाना, ठीक, उसके बाद प्रोविजन मतलब प्रावधान, हिंदी में जानते हैं। टेस्टामेंट ए पर्सन्स विल, विल का मतलब देखिए क्या होता है, सिंपल, जब भी हम लोग अपने संपत्ति, जब भी कोई व्यक्ति मरने के कगार पे होता है या अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है तो उसको हम लोग विल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या, द वे इन विच समथिंग इज प्लेस्ड और अरेंज। सिंपल भाषा में कहूं तो जिस तरीके से उसको बांटा जाता है उसको हम लोग डिस्पोजिशन कहते हैं, मतलब बांटने का तरीका, दैट इज डिस्पोजिशन। प्रोस्पेक्टिव, एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। ठीक, प्रोस्पेक्टिव का सिंपल मीनिंग देखो समझते हो कि कोई भी चीज जो अभी नहीं है लेकिन आने वाले समय में हो सकती है, उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, सिंपल एज दैट। क्रिस्टलाइज, इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप डेफिनेशन रट्टा मार सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल मीनिंग में अगर समझूं तो किसी भी चीज को एकदम क्लियर कर देना, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, मतलब क्रिस्टलाइजेशन, साइंस में क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, वो चमकने लगती है धातु कोई भी चीज, तो उसको क्रिस्टलाइज करना कहते हैं। तो यही इंग्लिश में भी क्रिस्टलाइज का मतलब कोई भी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एकदम क्लियर, साफ, जो एकदम जिसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके तरफ। द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 9, 2005। अब चेंज की बात कर रहा है, कौन सा चेंज भैया, जब 2005 में अमेंडमेंट हुआ तो ये जो बदलाव हुआ था ये कब से आया है, 2005 से। ठीक, बट विद द प्रोविजन दैट पार्टिशंस और टेस्टिमनी, सॉरी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि भैया हर वुमेन की राइट उसके बचपन से ही होगी और वो इनहेरिट कर सकती है अपनी फैमिली, अपने पैतृक संपत्ति को। अब ये चेंज जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ये कब से लागू होगा, सवाल ये भी है ना। 2005 का अमेंडमेंट है, उसके बाद से उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, अभी चल रहा है 2020, तो हो गया कितने साल, 15 साल। तो इन 15 सालों में कब से ये जो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कब से ये लागू होगा, ये लागू कब से होगा, ये लागू 2005 से ही होगा, उसी डेट से जिस दिन से वो अमेंडमेंट लागू हुआ था, 2005 में सितंबर 9 से। ठीक, लेकिन उसमें एक प्रोविजन होगा। प्रोविजन क्या होगा, अ प्रोविजन दैट द पार्टीशंस और टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन। देखिए टेस्टामेंटरी का, सॉरी टेस्टामेंटरी का मतलब क्या होता है, टेस्टामेंट का मतलब हुआ विल, ठीक, और टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से विल में चीजें लिखी गई हो वो बटी हुई हो। कैसे, अब देखो चेंज तो आ गया लेकिन उसमें एक प्रोविजन, एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि जो भी, अगर मान लो एक लेडी है, उसके घर में 4 और भाई हैं, तो 4 भाई और एक लेडी, तो लेडी की शादी हो गई और 4 भाई बचे, तो चारों भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो गया। तो अगर मान लो पार्टीशन हो गया, यहां पे लिखा है पार्टीशन, हियर इट इज, ठीक, अगर पार्टीशन हो गया, या फिर टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन हो गया। टेस्टामेंटरी मतलब विल के आधार पे सबने आपस में बांट लिया। ठीक, कब, उसके पहले। ठीक, दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004। अगर ये काम किसी भी लेडी के लाइफ में, ये काम यानी कि पार्टीशन या टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन अगर 2004 के दिसंबर 20, 2004 के पहले हो चुका है, द डेट ऑन विच द अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इसी डेट को यह बिल राज्यसभा में लाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में क्या कहा कि अगर वो काम यानी कि डिस्पोजिशन और साथ साथ पार्टीशन 2004 के पहले हो चुका है, विल रिमेन वैलिड।
मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर वो पार्टीशन हो चुका है तो वो पार्टीशन एज इट इज स्टैंड करेगा, उसमें वुमेन कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। विल रिमेन वैलिड एंड अनअफेक्टेड बाय द चेंज, उस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। This led to the interpretation that the daughter's copacenary rights, being prospective, would not come into effect unless both the copacenor's father and his daughter were alive on September 9, 2005. अब इसका नुकसान क्या हुआ था? इसका नुकसान क्या हुआ था कि अगर लोगों के बीच में एक इंटरप्रिटेशन बन गई थी, ठीक, कि अगर डॉटर की कोपैसिनरी राइट तभी आएगी, ठीक, जब डॉटर और उसके पिता दोनों जिंदा हों, ठीक, कब? सितंबर 9, 2005 से पहले। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि पहले ही बंटवारा हो चुका है या पहले ही विल के हिसाब से हो चुका है, तो उसके बाद विल में कोई भी बदलाव लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? डॉटर और फादर दोनों को ही ना जिंदा रहना पड़ेगा। सपोज फादर मर चुके हैं, ठीक है, और फादर जब मर चुके हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी विल्स वसीयत अपनी साइन कर ली थी, तो जब वसीयत साइन कर ली थी उसके आधार पर सब बंटवारा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर कोई क्लेम करेगा तो उसके लिए फादर को जिंदा रहना पड़ेगा ना अपनी वसीयत में बदलाव करने के लिए, अन्यथा वो बदलाव कैसे होगा? तो इसी चलते ये मिस इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो गया था। कब? 2005 के बाद से। तो अभी क्या हुआ है वो देखते हैं। दिस पोजिशन वॉज क्रिस्टलाइज्ड, अब मतलब कि ये जो पोजीशन चल रही थी अब इसको क्लियर कर दिया गया है। इसको और क्लियर किया गया कब? 2015 में भी एक जजमेंट आया था, ठीक, 2015 में एक जजमेंट आया था, किसका? हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही। मतलब 2020 के पहले एक और जजमेंट आया था इसी टॉपिक के ऊपर। कौन से केस में? प्रकाश एंड, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलावती, ये एक केस था 2005 में। इसमें एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या जजमेंट दिया था उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये कह रहा है कि दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवररूल्ड, ठीक, मतलब कि 2015 में जो जजमेंट दिया था अब उसको खुद भी वो चेंज कर सकती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो किसी भी अपने जजमेंट को चेंज कर सकती है, अन्यथा आपको नीचे वाले से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो आपको हाई कोर्ट में चेंज करवाना पड़ेगा, हाई कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी राइट्स है कि वो अपने ही जजमेंट को चेंज कर सकती है, तो अपने ही जजमेंट को उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स जानते हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, ओवररूल, अनएक्सेप्शनेबल, रेट्रोएक्टिव, एंटीसीडेंट एंड अंडरस्कोर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉमन यूज है। ओवररूल, सिंपल, रूल को ओवर कर देना, दैट मींस उस चीज को खत्म कर देना, मतलब उसको परमिशन ग्रांट नहीं करना। तो मीनिंग क्या लिख रही है? रिजेक्ट और डिसअलाउ बाय एक्सरसाइजिंग वन सुपीरियर अथॉरिटी। मैं अगर मान लो आपने मूवीज देखा होगा, मूवीज में होता है ना कि आई ऑब्जेक्ट मिलॉट, तो उसमें क्या कहता है जो जज होता है? ओवररूल। ओवररूल मतलब आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो उसको अब परमिशन नहीं मिली, मतलब पुराना जो लॉ है वो ओवररूल हो गया, ठीक। अनएक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है? नॉट ओपन टू ऑब्जेक्शन, मतलब कि जिसमें किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन या आपत्ति ना हो, लेकिन वो कुछ भी नया एक्साइटिंग भी नहीं होता, उसको मैं क्या कहेंगे? अनएक्सेप्शनेबल, ठीक। रेट्रोएक्टिव, टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम अ डेट इन द पास्ट, मतलब कि पुराने किसी समय से अगर कोई भी चीज लागू होती है तो उसको हम लोग रेट्रोएक्टिव कहते हैं। बोलते हैं ना यार रेट्रो सॉन्ग है, रेट्रो सॉन्ग मतलब पुराना है, तो पुराने समय से अगर कोई चीज होगा तो रेट्रोएक्टिव, मतलब एक्टिव तो होगा लेकिन कब? पुराने समय से। तो रेट्रोएक्टिव, पुराने समय से कोई भी चीज जब समय से इफेक्ट लेगी, ठीक। एंटीसीडेंट, a thing that existed before or logically precedes another, मतलब एंटीसीडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी भी चीज के पहले होती है, उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। सेंटेंस में कैसे फ्रेम हुआ है दैट विल लुक इनटू, ठीक। अंडरस्कोर्स, अंडरलाइन समथिंग, मतलब किसी भी चीज को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंस को दर्शाना, दैट इज नोन एज अंडरस्कोर, ठीक। आपके कीबोर्ड में एक सिंबल होता है अंडरस्कोर का, जिससे आप उसको अंडरलाइन करते किसी चीज को, दैट इज अंडरलाइनिंग समथिंग, ठीक। नाउ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कारण दिया है, जो मतलब बदलाव तो किया है, तो बदलाव किसी कारण से किया होगा, तो वो जो कारण दिया है वो अनएक्सेप्शनेबल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन करना उचित नहीं है, मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन उठ ही नहीं सकता। उसके अलावा उसमें कुछ नया भी नहीं है, तो यहाँ अनएक्सेप्शनल की मीनिंग लिखी हुई है, उसी के हिसाब से इसको इंटरप्रेट भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें जो सुप्रीम कोर्ट जो राइटर है उन्होंने फाइंड आउट की है, उसके बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट, it locates the origin of the copacenary right in one's birth,
मतलब इस जजमेंट की स्पेशलिटी क्या है, उसमें पहली चीज जो स्पेशल है वो क्या है कि ये जो जजमेंट है वो लोकेट करता, मतलब कि फाइंड आउट करता है ओरिजिन ऑफ द कंपल्सरी राइट्स, मतलब कि कोई भी पर्सन, कोई भी लेडी, उसके जो राइट्स होंगे वो कब से शुरू होंगे, सिर्फ बर्थ से शुरू होंगे, उसमें कोई स्पेशल टाइम नहीं होगा, किसी के जिंदा मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, इट फाइंड्स दैट देयर इज नो नेसेसिटी फॉर अ प्रीडेसेसर कंपल्सरी टू बी अलाइव फॉर वन टू एक्वायर दैट स्टेटस। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने, जो मैंने समझाया कि जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेटस उसका बर्थ से ही मेंटेन रहेगा। एज व्हाट इज रेलेवेंट इज बर्थ विद इन द डिग्रीज ऑफ सक्सेशन टू विच इज इट एक्सटेंड्स। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस घर में, उस फैमिली में पैदा हो और उस चीज को वो क्लेम कर सके, उसमें कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स ना हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन दैट सेंस द लेजिस्लेशन इवन दो इट कम्स फ्रॉम इनटू इफेक्ट ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड डेट इज रेट्रोएक्टिव। कह रहा है कि अब इसी सीरीज में आगे बढ़ूं तो क्या कह रहा है कि द लेजिस्लेशन इवन दो इट कम्स इनटू इफेक्ट ऑन अ प्रेस्क्राइब्ड डेट, हालांकि ये एक आने वाले किसी एक निश्चित दिन को, प्रेस्क्राइब मतलब एक निश्चित दिन को ही एक्टिव होगी, लेकिन इसका असर क्या होगा, वो रेट्रोएक्टिव होगा। रेट्रोएक्टिव मतलब वो पुरानी डेट से ही लागू होगा, जिस दिन ये जजमेंट दिया गया है या जिस दिन से इसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उस दिन से नहीं, जो भी काम 2005 तक हो चुके हैं उस समय तक ये पूरा लागू होगा in its application and it is linked to the birth at antecedent event। और इसका जो लिंक होगा, मतलब ये जुड़ाव किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ बर्थ से ही होगा, जो कि एक परिवार से जुड़ा हुआ इवेंट है। ठीक है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स की मीनिंग बता दिया। अंडरस्कोर मतलब किसी भी चीज को अंडरलाइन करके उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाना। ठीक। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स that the legislation makes it clear that the daughter's right are the same as that of a son। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एज दैट ऑफ अ सन। मैंने कई बार जब एडजेक्टिव पढ़ा है उसमें बताया कि जब कंपैरिजन होता है तो दो सेम चीजों का कंपैरिजन होता है। तो यहां पे कह रहा है कि दोनों का राइट्स बराबर है, इसीलिए यहां पे क्या इस्तेमाल किया है, दैट ऑफ। तो दैट ऑफ किसको रिफर कर रहा है, राइट्स को। ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन यानी कि जो लॉ है वो एकदम ही क्लियर कर देता है कि डॉटर्स के राइट्स बॉय के राइट्स से, मतलब सन के राइट्स से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। जितने राइट्स डॉटर के उतने ही राइट्स सन के भी हैं। और उसके बाद क्या दिया है, कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, देखो। एंड एज इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उसके राइट्स इतने ही समान हैं जैसे कि जन्म के समय लड़का और जो लड़की है वो भी एक लड़का ही रही हो। तो मतलब कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जा सकता, ना किया जाएगा। ठीक है। तो उसके पहले आगे बढ़ूं, उसके पहले हम लोग मीनिंग को जान लेते हैं। रेजीम का मतलब क्या होता है, ये सिंपल एक बात करूं तो शासनकाल या शासन होता है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, डिफरेंट थोड़ा सा, वो होता है कि अ गवर्नमेंट स्पेशली एंड अथॉरिटेरियन वन। मतलब कि जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट होती है, जो सिर्फ अपने मन की करती है, उसको ही जनरली हम लोग रेजीम से रेफर करते हैं। और दूसरा शब्द जो इस वाले पैराग्राफ में आने वाला है वो क्या है, फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है सिंपल, कोई भी चीज अगर खुले तौर पे ऑब्वियसली सी बात वाली जो होती है कि जो सबको पता है, सबको दिख रहा है, तो उसको हम लोग फ्लैग्रेंट कहते हैं। नीचे मीनिंग भी लिखी हुई है, ऑब्वियसली ऑफेंसिव, खुले तौर पर। और ऑफेंसिव का मतलब होता है जिससे कई लोग प्रभावित हो, कई लोग को अच्छा ना लगे, उसको हम लोग ऑफेंसिव कहते हैं। ठीक। तो ऑब्वियसली ऑफेंसिव, फ्लैग्रेंट। आगे बढ़ते हैं। The compulsory status given to daughters has been a subject of reform in many states। तो मतलब ये जो अभी जो स्टेटस दिया गया है डॉटर्स, वो हर स्टेट में रिफॉर्म, मतलब बार बार उसको बदलाव किया गया। कौन कौन से में, पर्टिकुलरली इन सदर्न इंडिया, मतलब साउथ इंडिया, इंडिया के जो सदर्न पार्ट है वहां पे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। लॉन्ग बिफोर का मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करता है। लॉन्ग बिफोर मतलब कोई भी काम जब किसी चीज के बहुत पहले होता होगा तो उसको हम लोग लॉन्ग बिफोर कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग बिफोर द यूपीए रेजिम बॉट इन द अमेंडमेंट फॉर द होल कंट्री, मतलब कि यूपीए यानी कि जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है कौन सी चल रही है, एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है। एनडीए, एनडीए का मतलब क्या होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होता है। और यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि यूपीए जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको लोग यूपीए कहते थे, और अभी की जो गवर्नमेंट है उसको एनडीए कहते हैं। तो यूपीए के समय की जो सरकार थी उसने अमेंडमेंट तो लाया था, मतलब एक बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट लाया था, वो किसके लिए, पूरे देश के लिए था। ठीक। लेकिन उसके बहुत पहले यानी कि लॉन्ग बिफोर सदर्न इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ने उसके लिए ऑलरेडी रिफॉर्म ला चुके थे। ठीक है। केरला had introduced legislation 1975, आंध्रा in 1986 and तमिलनाडु in 1989 और महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इन 1994। तो सारे सदर्न स्टेट उसके पहले ही बहुत बार ये लेजिस्लेशन ला चुके थे। आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेटिव एम, लेजिस्लेटिव मतलब जो कानूनी प्रक्रिया का जो एम था, यानी कि जो मुख्य उसका जो
काम था वो था was that a flagrant, ठीक। आगे देखते क्या है, was that a flagrant discrimination। flagrant discrimination का मतलब क्या हुआ, जो obvious है discrimination, मतलब कि सबको दिख रहा है कि लड़का और लड़की के बीच में discrimination हो रहा है, फादर की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लड़का ले सकता है, बैंक बैलेंस सिर्फ लड़का ले सकता है, लड़की नहीं ले सकती। तो ये flagrant था, मतलब दिख रहा था, obvious चीज थी। और flagrant discrimination between sons and daughters is an entitlement to sorry, उसके पहले हम लोग आगे बढ़े, वर्ड्स को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, entitle। अब यहां पे एंटाइटलमेंट था, लेकिन मैंने यहां पे एंटाइटल्ड ही लिख दिया है। क्यों, देखिए एंटाइटल्ड एंटाइटलमेंट दोनों खाली बस पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है। ये एडजेक्टिव है, ये एंटाइटलमेंट नाउन है, ठीक। बीइंग वर्दी ऑफ समथिंग मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज के लायक होना, बस इसको सिंपल मीनिंग में ये एंटाइटल होना मतलब किसी भी चीज के लायक होना। जैसे आप कहीं पर भी जाएंगे इंटरव्यू देने, इंटरव्यू के बाद आपको डिसाइड होती है कि आप कितने लायक हो, तभी उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो उसमें देखिए लिखा होता है एंटाइटलमेंट्स, मतलब आप किस चीज के या कितने के आप लायक हैं, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि तो फ्लैग्रेंट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था किसके इसके बीच में, सन्स और डॉटर्स के बीच में, किस चीज के लेकर के, एंटाइटलमेंट्स मतलब उसकी लायकियत को लेकर के, किस चीज का, टू एन इक्वल शेयर बराबरी के शेयर को लेकर के, किस चीज में, कोपैशनरी प्रॉपर्टी मतलब कि जो फादर से प्रॉपर्टी मिलती है उसको लेकर के, दैट इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब कि जो उसके बीच में जो डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कि प्रॉपर्टी लेने को लेकर के दोनों के बीच में, शुड बी डन अवे विथ मतलब कि इसको अब खत्म कर देना चाहिए। तो डू अवे विथ का मतलब क्या हुआ, टू स्टॉप मतलब कि उस किसी भी काम को, किसी भी चीज को टोटली खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, दैट इज नोन एज डू अवे विथ। अगेन फ्रेजल वर्ब के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ओके, सेट एट रेस्ट, यहां पे देख रहे हैं कुछ मीनिंग और जान लेते हैं। डू अवे विथ, सेट एट रेस्ट, टू रिजॉल्व मतलब किसी भी चीज को हल करना, सेटिस्फाई करना या कंक्लूड करना, ठीक है। वैरिंग, हैविंग डिफरेंस, वैरिंग का मतलब क्या था, सिंपल सा वर्ड है, VARY, वैरी। वैरी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब उतार चढ़ाव के साथ चलता है तो वैरिंग हो गया, मतलब उतार चढ़ाव के साथ चल रही चीज, तो वैरिंग, ठीक है। तो सेट एट रेस्ट, टू रिजॉल्व, सेटिस्फाई और कंक्लूड मतलब कि किसी भी चीज को धीरे से सेटिस्फाई करके वहीं पर रोक देना या थाम देना, दैट इज नोन एज सेट एट रेस्ट। आगे देखते हैं उसका यूज कैसे किया है। इट इज इंडीड वेलकम, 100% ये एक वेलकम डिसीजन है, दैट द एपेक्स कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट मतलब कि जो इंटेंशन है, यानी कि जो सरकार की जो मंशा है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, उसको लाने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने पूरा इफेक्ट दे दिया है। बाय सेटिंग एट रेस्ट, कैसे किया है इस काम को, सेट एट रेस्ट। सेट एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि रिजॉल्व कर देना, मतलब कि जो डाउट था उसको रिजॉल्व कर दिया। पहले 2005 से जो डाउट चल रहा था उसको एकदम ही रिजॉल्व कर दिया, मतलब अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम क्लियरली बता दिया कि देखो भैया ये होगा और ये होगा, ठीक। तो उसने क्या किया है, अपने इस इंटेंशन को मतलब कि जो ये काम किया है उसको, इस डाउट को क्लियर कर दिया, सेट एट रेस्ट कर दिया है। कैसे, अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशंस, ठीक। ये जो डाउट निकल के आ रहा था अलग अलग इंटरप्रिटेशन के कारण, उस डाउट को अब सेट एट रेस्ट कर दिया, मतलब कि अब उसको धीरे से खत्म कर दिया है, ठीक है। सो नाउ ये जो आज का जो सेक्शन था हमारा एडिटोरियल का, दिस इज ओवर। एंड एज अगर किसी ने कोई लेट भगा के, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, बेटा ये सब काम बंद कर दो, पूरे वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए, और आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एडिटोरियल, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो बार बार इस चीज को आप लोग को दर्शाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार लेके जाता हूं पीछे, वहां उसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए और आई विल रिप्लाई देयर। और उसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सॉरी दो एंटोनिम्स हैं और फिर उसके बाद 2 पेज में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे, और याद रखिएगा हमारा ये सेशन नाम से किस नाम से जाना आता है, डेली एडिटोरियल एनालिसिस। तो मैं धीरे धीरे हर बार एक नई चीज, कुछ ना कुछ नई चीज लेकर के आने की कोशिश जरूर करूंगा। तो अभी मैं प्लानिंग करूंगा कि जब मैं लाइव आऊं तो मैं 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स को कवर अप करूं। तो उसके लिए मुझे आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक इट and share it among your friends, and do support us and subscribe to our channel if you are new. And till then, bye bye, take care.